नमस्कार मित्रों, पूर्व वीडियो में हमने वास्तु उत्पत्ति संबंध व वास्तु के 4 चरण इस विषय में जानकारी प्राप्त की। वास्तु की उत्पत्ति किस प्रकार से, तो वास्तु देवता द्वारा आधिपत्य, इस कारण उस महाकाय दैत्य का नाम वास्तु पड़ा। वह उस वास्तु में भूमि चयन, भवन निर्माण व वास्तु शांति व मुहूर्त, इन 4 चरणों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। अब उसी अंतर्गत इस वीडियो में हम अपने वास्तु के 4 चरणों में से प्रथम चरण भूमि चयन, इस विषय में जानकारी प्राप्त करें। भूमि चयन के विषय में है कि यदि शुद्ध भूमि पे, उचित व्यवस्थित भूमि पे यदि हम अपना भवन का निर्माण करते हैं तो वह हमारे लिए सुप्रद, शांतिमय व कल्याणकारी होता है। तो आइए हम भूमि चयन संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। किस भूमि में हमारा मकान व हमारी फैक्ट्री इत्यादि बनने से हमारे जीवन में खुशहाली, समृद्धि, धन की प्राप्ति, सुख शांति प्राप्त हो, ऐसी भूमि पे हमें भवन का निर्माण करके अपनी जिंदगी में खुशहाली प्राप्त करें। पूर्वकालिक वीडियो में हमने वास्तु की उत्पत्ति, भूमि चयन, भवन निर्माण व उस निर्मित भवन में सुसंस्कृत तरीके से वास्तु की स्थापना, इस विषय में जानकारी प्राप्त की। वास्तु संबंधित अब हम भूमि चयन, इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। भूमि वह सर्वोत्तम मानी गई है जो भूमि समतल हो, जिस भूमि पर कटीले वृक्ष, बहुत ऊंची नीची भूमि, कांटेदार वृक्षों द्वारा, जिस भूमि को खोदने पे शल्य, कोयला इत्यादि व असमान रूप से कटी हुई भूमि, यानी जिस भूमि पे ज्यादा कोण कटे हो, ऐसी भूमि वास्तु शास्त्र के अनुसार भवन निर्माण के लिए अयोग्य भूमि कहा गया है। अब हम जानते हैं किस भूमि पे हमें भवन निर्माण करने से हमारे जिंदगी में खुशहाली प्राप्त। भूमि का चयन किस प्रकार करें, आइए हम उस विषय में जानकारी लेते हैं। भूमि परीक्षण, जिस भूमि पर व्यक्ति अपने निवास के लिए भवन निर्माण व अपने व्यवसाय के हिसाब से फैक्ट्री इत्यादि का निर्माण करता है, जो उसकी जिंदगी में खुशहाली, शुभप्रद हो, ऐसी भूमि का चयन किस प्रकार किया जाए। सर्वप्रथम जिस भूमि में हमें अपने निवास के लिए भवन निर्माण व फैक्ट्री इत्यादि निर्माण करनी हो, उस भूमि का चयन इस प्रकार है। सर्वप्रथम उस भूमि के मध्य में अपने दाहिने हाथ से बराबर गड्ढा खोदा जाए। उस गड्ढे से निकली हुई मिट्टी पुनः उसी गड्ढे में भर दी जाए। यदि उस गड्ढे से निकली हुई मिट्टी गड्ढा भरने के बाद में शेष बच जाए तो वह भूमि धनदायी, पुत्रदायी, कल्याणप्रद व सुखप्रद है। इसी प्रकार द्वितीय प्रकार से भूमि के मध्य में व्यक्ति अपने दाहिने हाथ के बराबर गड्ढा खोदे व उसमें जल भर दे। जल भरने के बाद वह व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 100 कदम चले। 100 कदम चलने के बाद लौटकर वह वापस उसी गड्ढे के पास में आए व देखे कि यदि गड्ढे में कुछ जल शेष रहा है तो वह भूमि उत्तम मानी जाएगी। यदि गड्ढे में कीचड़ दिखता है तो वह भूमि मध्यम, यदि उस गड्ढे में दरारें दिखती है तो वह भूमि एकदम अधम। ऐसी भूमि पर निवास करने से हमें अनेक प्रकार का कष्टों का सामना करना पड़ेगा और मानसिक तनाव इत्यादि हमारे जीवन के अंदर में निर्माण। भूमि चयन का तृतीय प्रकार बताते हैं। भूमि के मध्य में अपने दाहिने हाथ के बराबर गड्ढा खोद ले। सायंकाल उस गड्ढे में दूध व जल भर दे। प्रातःकाल लौटकर उसी गड्ढे में देखे, यदि दूध व जल कुछ अंश में शेष है तो वह भूमि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। ऐसी भूमि पुत्र, पौत्र, संपत्ति, यश प्रदान करने वाली है। यदि उस भूमि में समांतर कीचड़ दिखे तो वह भूमि मध्यम है। यदि उस भूमि में जल नहीं दिखे, कंकड़ पत्थर इत्यादि उस गड्ढे में नजर आए तो वह भूमि एकदम अधम है। ऐसी भूमि को त्यागना ही श्रेष्ठ माना गया है। यदि भूमि हमारा प्रथम चरण ही प्रथमतः श्रेष्ठ तरीके से हमारे भवन निर्माण के अंतर्गत प्रयोग किया जाए तो आने वाले 100 वर्षों तक
हमारी जिंदगी में खुशहाली और किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं करती। इस प्रकार व्यक्ति अपना प्रथम चरण भवन, अपने आवासीय भवन के निर्माण के लिए व अपने उद्योग, फैक्ट्री इत्यादि के लिए भूमि का चयन करता है तो वह उसके जीवन में उन्नतिदायक, श्रेष्ठता, धन संपत्ति की वृद्धि करने वाला है। शास्त्रों के मतानुसार चलने से ही व्यक्ति के जीवन में खुशहाली इत्यादि की प्राप्ति होती है। शास्त्र हमें इस प्रकार की आज्ञा देता है, हम इस संदर्भ में जानकारी देता है, तो क्यों ना हम उस जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त करें, न कि अपनी समय अनुसार, मतानुसार, भूमि के अनुसार भूमि का चयन करें व अपना कार्य करें। जानकारी होना व जानकारी का लाभ उठाना यह दो अलग विषय है। जानकारी प्राप्त करके लाभ उठाया जाए तो जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होता है। भूमि चयन के अंतर्गत 4 वर्णों के हिसाब से भी भूमि की रंगाकृति शास्त्र द्वारा हमें प्रदान की गई है। 4 वर्ण इस प्रकार: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मणों के लिए श्वेत वर्ण यानी हल्की सी सफेद रंग की भूमि श्रेष्ठ कही गई। क्षत्रियों के लिए रक्त वर्ण, लाल मिट्टी की भूमि श्रेष्ठ गई है। वैश्यों के लिए पीत वर्ण, हल्की सी पीले रंग की भूमि वैश्यों को शुभ कही गई है। इस प्रकार की भूमि का चयन 4 वर्ण अपने अपने हिसाब से करें। यह भूमि वर्णों के हिसाब से कही गई है। जिस भूमि पे दुर्गंध, शल्य, पत्थरों से युक्त भूमि वास्तु शास्त्र ने एकदम त्याज्य कहा है, ऐसी भूमि पे निवास योग्य मकान बनाने से व्यक्ति को अनेक प्रकार का कष्टों का सामना करता है। तो अभी तक हमने 4 वर्णों के अनुसार भूमि का रंग व भूमि परीक्षण के अंतर्गत किस प्रकार भूमि का परीक्षण किया जाए इस विषय में देखा। इसकी और भी विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। आइए हम आगे भूमि के समतल होने के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। किस दिशा में ऊंची भूमि, किस दिशा में नीची भूमि हमको किस प्रकार से लाभान्वित करती है, कौन से कोने में बढ़ी हुई भूमि इत्यादि हम अब इस विषय पे चर्चा करते हैं। अभी तक हमने भूमि चयन विषय संबंधित जानकारी प्राप्त की है। आइए हम उस चयनित भूमि में भूमि की सतह किस प्रकार हो वह हमारे लिए उन्नतिदायक भूमि बने। नारद पुराण में आया है कि पूर्व में उत्तर ईशान दिशा में नीची भूमि सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत वृद्धि कारक होती है। अन्य दिशाओं में नीची भूमि सबके लिए हानिकारक होती है। सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद भगवान श्री राम ने प्रसवनगिरी के शिखर पर अपने रहने के लिए गुफा का निर्माण किया। उस गुफा के विषय में वे लक्ष्मण जी से कहते हैं, इस गुफा का स्थान माने ईशान्य कोण की ओर से नीचा है, अतः यह गुफा हमारे निवास के लिए अत्यंत ही शुभदायक है। नैऋत्य की ओर से ऊंची यह गुफा हवा और वर्षा से बचाव के लिए अच्छी होंगी। पूर्व में ऊंची भूमि पुत्र और धन का नाश करने वाली है। आग्नेय में ऊंची भूमि धन को देने वाली है। दक्षिण में ऊंची भूमि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। नैऋत्य कोण में ऊंची भूमि धनदायक है। पश्चिम में ऊंची भूमि पुत्र तथा धन धान्य की वृद्धि करती है। वायव्य में ऊंची भूमि धनदायक है। उत्तर में ऊंची भूमि पुत्र और धन का नाश करने वाली। ईशान में ऊंची भूमि महा क्लेशकारी व रोगप्रद मानी गई। पूर्व में नीची भूमि पुत्रदायक तथा धन की वृद्धि करने वाली। भूमि धन का नाश करने वाली, मृत्यु तथा शोक को देने वाली है और अग्नि का भी भय करने वाली है। दक्षिण में नीची भूमि मृत्युदायक, रोगदायक, पुत्र पौत्र विनाशक, क्षयकारक व अनेक दोषों को देने वाली। नैऋत्य में नीची भूमि धन की हानि करने वाली, महान भयदायक, रोगदायक और चोरों का भय करने वाली। पश्चिम में नीची भूमि धननाशक, कीर्तिनाशक, शोकदायक, पुत्र क्षयकारक व कलह कारक मानी गई। वायव्य में नीची भूमि प्रदेश में वास कराने वाली, उद्वेग कारक, मृत्युदायक, कलह कारक, रोगदायक व धननाशक है। उत्तर में नीची भूमि धन धान्यप्रद और वंश की वृद्धि करने वाली है अर्थात पुत्रदायक है। ईशान में भूमि
विद्या देने वाली, धनदायक, रत्न संचय को वृद्धि करने वाली व सुखदायक है। मध्य में नीची भूमि रोगप्रद तथा सर्वनाश करने वाली है। मध्य में नीची भूमि रोगप्रद तथा सर्व प्रकार का नाश करने वाली। पूर्व व आग्नेय के मध्य में ऊंची और पश्चिम व वायव्य के मध्य में नीची भूमि पितामह वास्तु कहलाती है। यह सुख देने वाली है। दक्षिण व आग्नेय के मध्य ऊंची भूमि और उत्तर व वायव्य के मध्य नीची भूमि सुपथ वास्तु कहलाती है। यह सभी कार्यों में शुभदायक। उत्तर व ईशान के मध्य नीची और नैऋत्य व दक्षिण के मध्य ऊंची भूमि दीर्घायु वास्तु कहलाती है। यह कुल की वृद्धि करने वाली है। पूर्व व ईशान में नीची और पश्चिम व नैऋत्य में ऊंची भूमि पुण्यक वास्तु कहलाती है। यह द्विजों के लिए शुभ है। पूर्व व आग्नेय के मध्य नीची व वायव्य व पश्चिम के मध्य ऊंची भूमि अपथ वास्तु कहलाती है। यह आपस में वैर तथा कलह कराने वाली भूमि है। दक्षिण व आग्नेय के मध्य नीची और उत्तर व वायव्य के मध्य ऊंची भूमि रोग कारक वास्तु कहलाती है। यह रोग पैदा करने वाली है। दक्षिण व नैऋत्य के मध्य नीची भूमि और उत्तर व ईशान के मध्य ऊंची भूमि अगल वास्तु कहलाती है। यह पापों का नाश करने वाली है। पूर्व व ईशान के मध्य ऊंची और पश्चिम व नैऋत्य के मध्य नीची भूमि शमशान वास्तु कहलाती है। यह कुल का नाश करने वाली व दारिद्रता को देने वाली है। आग्नेय में नीची और नैऋत्य ईशान तथा वायव्य में ऊंची भूमि शोक वास्तु कहलाती है। यह मृत्यु कारक है। ईशान आग्नेय एवं पश्चिम में ऊंची और नैऋत्य में नीची भूमि स्वमुख वास्तु कहलाती है। यह दरिद्रता को करने वाली है। नैऋत्य आग्नेय व ईशान में ऊंची तथा पूर्व व वायव्य में नीची भूमि ब्रह्मग्न वास्तु कहलाती है। यह निवास करने योग्य भूमि नहीं है। आग्नेय में ऊंची और नैऋत्य ईशान तथा वायव्य में नीची भूमि स्थावर वास्तु कहलाती है। यह शुभप्रद व मंगलदायी है। नैऋत्य में ऊंची भूमि और आग्नेय वायव्य व ईशान में नीची भूमि स्थंडिल वास्तु कहलाती है। यह भूमि शुभप्रद व मंगलदायी है। नैऋत्य में ऊंची और आग्नेय वायव्य ईशान में नीची भूमि स्थित ईशान में ऊंची और वायव्य आग्नेय व नैऋत्य में नीची भूमि शांडोल वास्तु कहलाती है। यह भूमि शुभप्रद है। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य और वायव्य की ओर ऊंची भूमि गजपृष्ठ भूमि कहलाती है। यह धन आयु और वंश की वृद्धि करने वाली है। मध्य में ऊंची तथा चारों ओर से नीची भूमि कर्मपृष्ठ भूमि कहलाती है। यह उत्साह धन धान्य तथा सुख देने वाली है। पूर्व आग्नेय तथा ईशान में ऊंची और पश्चिम में नीची भूमि दैत्यपृष्ठ भूमि कहलाती है। यह धन पुत्र पशु आदि की हानि करने वाली तथा प्रेत उपद्रव करने वाली है। कहा जाता है ना कि इस भूमि में प्रेत की छाया, किसी प्रकार का पितरों का दोष, किसी प्रकार की आत्मा का निवास, इस प्रकार के वास्तु में प्रमुखता माना गया है। पूर्व पश्चिम की ओर लंबी तथा उत्तर दक्षिण में ऊंची भूमि नागपृष्ठ भूमि कहलाती है। यह उच्चाटन, मृत्यु भय, स्त्री पुत्र आदि की हानि, शत्रु वृद्धि, मान हानि तथा धन हानि करने वाली भूमि है। इस प्रकार से हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार भवन निर्माण के लिए व अपने व्यवसाय संबंधित फैक्ट्री इत्यादि, ऑफिस इत्यादि के लिए भूमि चयन व भूमि चयनित भूमि की सतह इत्यादि का वर्णन किया गया है। इस बात कर इस वास्तु शास्त्र की कही गई बातों को अपना करके हम यदि अपने भवन, फैक्ट्री, ऑफिस इत्यादि का निर्माण करते हैं तो वह हमारे लिए शुभप्रद, धनदायक, मंगलप्रद, हमारे कुल की वृद्धि कारक कही गई है। कहा जाता है ना कि इस भूमि में हमने भवन का निर्माण किया था, लेकिन क्या करें, यहाँ पे तो कुछ अनेक प्रकार की बेचैनी इत्यादि हमको महसूस होती है। क्या करें, इस भवन में जब से हमने वास किया है हमारे वंश की वृद्धि ही रुक गई है। क्या करें, भूमि पे जब से हमने अपने भवन का निर्माण किया है
तो हमारे तो आय के साधन ही सब प्रकार से समाप्त होते जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में व हमें हमारी संतान गलत दिशा की ओर अग्रसर हो रखी है। क्या करें? इस भूमि पे जब से हमने अपने भवन का निर्माण किया है तब से हमारे घर में रोग की वृद्धि, शत्रु की वृद्धि, अनेक प्रकार के संकटों का हमको सामना करना पड़ रखा है। यदि हमने पूर्व में कही गई बातों के अनुसार वास्तु शास्त्र का पूर्णतः नियमबद्ध पालन किया है तो हमें अवश्य ही हमारा लाभ व हमें धन, संपत्ति इत्यादि